हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 3 के सेक्शन 8, जिसमें हम बात करेंगे जोनल डेवलपमेंट प्लान की। कल हमने बात करी थी सिविक सर्वे और मास्टर प्लान की। तो पहली स्टेज जो होती है डेवलपमेंट के लिए वो सिविक सर्वे, उसके बाद मास्टर प्लान बनता है। फिर हर जोन के लिए अपना अपना एक जोनल डेवलपमेंट प्लान बनता है। जोनल डेवलपमेंट प्लान कैसे कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, वो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखी है। तो इसके सबसेक्शन 1 में पढ़ेंगे, अथॉरिटी शैल प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच ऑफ द जोन। मतलब हर जोन के लिए एक एक जोनल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, ठीक है ना। मास्टर प्लान पूरे दिल्ली का बनेगा, पूरे एरिया का बनेगा, डेवलप्ड एरिया का। और जोनल डेवलपमेंट प्लान पर्टिकुलर एक जोन का बनेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे, एक साइट प्लान होगा, एक यूज़ प्लान होगा, और लोकेशंस बताई जाएंगी और लैंड यूजेस बताए जाएंगे कि किस लोकेशन पे क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ होगी। मतलब कौन सा एरिया रेसिडेंशियल है, कौन सा इंडस्ट्रियल है, कौन सा कमर्शियल है। तो इस तरीके से कौन सा पब्लिक बिल्डिंग्स है, कौन सा रोड्स के लिए यूज़ होगा, कौन सा एम्यूनिटीज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए लोकेशंस और उनके यूजेस को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिफाई किया जाएगा बेसिकली। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एंड शो दी अप्रॉक्सीमेट लोकेशंस एक्सटेंट ऑफ लैंड यूजेस प्रपोज्ड इन दी जोन, ठीक है ना। जोन जोन में प्रपोज की जाएंगी, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, पब्लिक वर्क्स, यूटिलिटीज़, रोड, हाउसिंग, ठीक है ना। रोड कहाँ पे बनेंगी, रहने के लिए कहाँ, रेजिडेंशियल कहाँ बनेगा, रिक्रिएशन मतलब क्या कहते हैं, पार्क्स वगैरह, कम्युनिटी सेंटर्स, ये कहाँ पे बनेंगे, इंडस्ट्रियल सेटअप कहाँ होगा, बिजनेस, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट ओपन स्पेसेस के पब्लिक द्वारा बनाए गए हों, मतलब फॉर दी सेक ऑफ पब्लिक क्या क्या चीज़ें होंगी, और प्राइवेट ओपन स्पेसेस जो प्राइवेट लोग जो यूज़ करेंगे अपने लिए, उनके लिए क्या होंगे ओपन स्पेसेस, ठीक है ना। और डिवाइड किया जाएगा लैंड को कि कौन तो सरकार के द्वारा मतलब पब्लिक यूज़ के लिए डेवलप किया जाएगा, और कौन कौन सा लैंड जो है प्राइवेट यूज़, मतलब कैटेगराइजेशन किया जाएगा पब्लिक लैंड और प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बिल्डिंग डेंसिटी, इसके स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई किया जाएगा, मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली मतलब जोन का प्लान बनाया जाएगा कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे एम्यूनिटीज़, बिल्डिंग्स, पब्लिक और प्राइवेट यूजेस की चीज़ें प्रोवाइड करवाई देंगी। बिल्डिंग डेंसिटी, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है और कितनी डेंसिटी में बिल्डिंग बनानी है, कितनी कितनी दूरी पे बिल्डिंग बनानी है। और शो एवरी एरिया इन द जोन विच में इन हिज ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी बी रिक्वायर्ड और डिक्लेयर्ड फॉर द डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट। और हर एरिया को दिखाया जाएगा कि ये डेवलप किया जाएगा फर्स्ट टाइम या फिर रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट किस किस का होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब दिखाया जाएगा। उसके बाद डी पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट। डी में इन पर्टिकुलर कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। और ये सारे मैटर्स इंक्लूड होंगे जो कि मेंशन है पॉइंट डी में। क्या क्या, किसी भी साइट को, डिवीजन ऑफ एनी साइट इनटू प्लॉट्स फॉर द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, किसी भी साइट को प्लॉट्स में कन्वर्ट करना बिल्डिंग बनाने के लिए, अलॉट करना, रिजर्व करना किसी भी लैंड को, मतलब किसी पर्टिकुलर रोड, स्पेस, गार्डन, रिक्रिएशन ग्राउंड्स के लिए अलॉट कर देना या फिर उसको रिजर्व करके रख लेना, ठीक। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में, डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया इनटू टाउनशिप और कॉलोनी, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करना, या तो कोई टाउनशिप बनाना, कोई कॉलोनी बनाना, और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस इम्पोज करना कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन उसको ले रहा है और वो डेवलप कर रहा है एज अ टाउनशिप और कॉलोनी, तो उसको सर्टेन रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ऑन एनी साइट एंड द रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशन with regard to the open spaces to be maintained in and around the buildings and height। इसका ये मतलब है जो बिल्डिंग्स बनेंगी और उसके आसपास के जो ओपन स्पेसेस होंगे और उस बिल्डिंग की जो हाइट होगी उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगी है कि आपको एक पर्टिकुलर हाइट की बिल्डिंग बनानी है, अपनी बिल्डिंग के आसपास में मतलब कुछ इलीगल फेंसिंग नहीं करनी, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगाने, कुछ एडवांस नेचर के या फिर उसके, तो वो सब कुछ आपको कंडीशंस वहाँ पे जो भी मैंडेट्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में, अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग्स ऑन एनी साइट,
जो अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि किस नेचर की बिल्डिंग्स बनी हुई होनी चाहिए वहाँ पे ऑन एनी साइड, मतलब रेसिडेंशियल्स होनी चाहिए, रेसिडेंशियल्स में अपार्टमेंट होने चाहिए, फ्लैट्स होने चाहिए, या फिर सारे विलाज होने चाहिए, या फिर उस साइड को डिवाइड कर देना चाहिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में विलाज होंगे, एक तरफ अपार्टमेंट फ्लैट्स होंगे, डुप्लेक्सेस होंगे, इस टाइप से। फिर कहते हैं आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द एलिवेशन और फ्रंटेज ऑफ एनी बिल्डिंग, कि मतलब आगे से जो फ्रंटेज एलिवेशन होता है वो किस तरीके से होना चाहिए एलिवेशन, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रेंज, मतलब छज्जा इतना बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, इतनी गेट के बाहर आपको जगह छोड़नी है, वो सब चीज़ें। नंबर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विच में बी इरेक्टेड ऑन एनी प्लॉट और साइट, कितनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स किसी भी एक प्लॉट या साइज पे बननी है, उसके बाद कितनी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है और किसके एक्सपेंस पे वो एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शंस लगाना कि किस तरीके की शॉप्स आप खोल सकते हो, वर्कशॉप खोल सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में बिल्डिंग के आसपास, ठीक है, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वॉल्स फेंसेस हेजेस, मतलब आपकी जो दीवारें हैं फेंसिंग है इनकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब कुछ कितनी मेंटेन करनी है। और कोई भी अदर रेस्ट्रिक्शन, कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो कि अदर देन इरेक्शन है, बिल्डिंग बनाने से भी अलग कोई इरेक्शन है जिससे कि डेवलपमेंट को कोई नुकसान होगा, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना कि जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो, वो भी लगा सकते हैं डेवलपमेंट में। एनी अदर मैटर विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द जोन, कोई भी एक ऐसा मैटर, कोई भी अदर मैटर इन सबको छोड़ के, इन सबसे अलग, जिससे कि पूरे जोन का डेवलपमेंट हो सके एज पर दी अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 में दे रखा है सबमिशन ऑफ प्लान टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। अब जब प्लान बन जाएगा, जोनल प्लान मास्टर प्लान, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूव होने के लिए जाएगा, ठीक है ना, कि जो प्लान बनाया आप अप्रूव करो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब उसको फंड्स मिलेंगे। फंड्स जैसे ही वो एक्वायर करेगी, फंड्स एक्वायर करने के बाद या फिर गवर्नमेंट उसको एलोकेट करेगी फंड, वो सब करने के बाद क्या करेगी डीडीए, वो अपना डेवलपमेंट शुरू कर देगी। तो इसमें मेंशन किया गया है, तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि 9-10, मतलब इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 10, 11, 12, 14 द वर्ड प्लान, मतलब जहाँ यहाँ पे जो भी वर्ड प्लान से रिलेटेड है वो मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान दोनों के लिए यूज होगा, मतलब दोनों चीज़ के बारे में बात करता है एक साथ। Every plan as soon as maybe after its preparation be submitted by the authority to the central government, कि जैसे ही प्लान बन जाएगा अथॉरिटी सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए, और गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो उसको अप्रूव कर सकती है विदाउट नोटिफिकेशन, या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, या फिर प्लान को रिजेक्ट कर सकती है और कह सकती है दूसरा प्लान बना के लाओ। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद कर लेना। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 में बोला है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ प्लान्स। इसका मतलब है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा प्लान को बनाने में और अप्रूवल के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट सबसेक्शन में कि बिफोर मेकिंग एनी प्लान फाइनली एंड सबमिटिंग इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, मतलब कि प्लान को प्रिपेयर करने से पहले, फाइनल प्रिपेयर करने से पहले, फाइनल ड्राफ्ट से पहले और सबमिशन से पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से पहले अथॉरिटी एक ड्राफ्ट प्लान बनाएगी, मतलब सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्लान बनाएगी। इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, इतना बड़ा नहीं समझा रहा, इन शॉर्ट बता देता हूँ कि अथॉरिटी सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्लान बनाएगी, उसको नोटिस पब्लिश करेगी, पब्लिश में कुछ लोगों को आपत्ति होंगी, लोकल अथॉरिटीज़ को आपत्ति होंगी, उनको ऑब्जेक्शंस को सुनेगी देखेगी, फिर वो दोबारा से मॉडिफिकेशन करेगी, और कोई भी मॉडिफिकेशन जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, और फिर वो मॉडिफाई करके तब जाके फिर पब्लिश करके मतलब उनसे जो ऑब्जेक्शन सजेशन रिप्रेजेंटेशन है उनको कंसिडर करने के बाद ही अप्रूवल के लिए प्लान जाएगा। सिंपल सी बात ये है इसमें। इसमें ये लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग central government for approval, the authority shall prepare a plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection, कि जो ड्राफ्ट प्लान की कॉपी है वो एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करेगी, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में या किसी में भी, बेसिकली न्यूज़पेपर में होता है, उसमें मेंशन करेगी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये लैंड अलॉट हुआ है और यहाँ पे ये डेवलपमेंट करेगी इस जोन में, इस ये जोनल डेवलपमेंट
मास्टर प्लान है, ठीक है, मास्टर प्लान से रिलेटेड है तो पूरा मास्टर प्लान के बारे में बताएगी। जोनल डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड है तो जोनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताएगी, ठीक है ना। और वहाँ पे आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। उस इंस्पेक्शन में क्या होगा, बिफोर इनवाइटिंग in this behalf inviting objection and suggestions from any person with respect to the draft plan। मतलब ड्राफ्ट प्लान जो उसने प्लान बनाया कि हम इस एरिया को रेजिडेंशियल रखेंगे, इसको कमर्शियल रखेंगे, इसको इंडस्ट्रियल रखेंगे, तो उससे रिलेटेड किसी को ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो एरिया किसी लोकल अथॉरिटी, मतलब दिल्ली में मान लो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो एरिया आ रहा है, तो उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन देना है कि इस पर डिस्प्यूटेड लैंड है, या किसी भी तरह का एक्स वाई जेड कोई रिप्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑब्जेक्शंस, suggestion and representations that may be received by the authority shall finally prepare the plan and submit it to the central government। और फिर वो सबको कंसिडर करने के बाद ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिप्रेजेंटेशन को वो प्लान भेज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी, जब वो अप्रूव करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, किसी भी पॉइंट पे वो कन्फ्यूजन डाउट होगा, तो वो अथॉरिटी से वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। Subject to the foregoing provisions of this section, central government may direct the authority to furnish such information as that government may require for the purpose of approving any plan submitted to under this section। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 पे, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लान। तो किस दिन से वो लागू होगा, जैसे ही उस अप्रूव हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी, अथॉरिटी एक नोटिस पब्लिश कर देगी कि ये प्लान अप्रूव हो चुका है। एक प्लेस मेंशन करेगी उस नोटिस में कि वहाँ पे जाके आप इसकी कॉपी जो अप्रूव्ड प्लान की है उसको आप जो है रीजनेबल आवर्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया 3, सेक्शन 11। हमारे कुछ सेक्शंस थोड़े 26 चैप्टर 6 तक, 27 तक मानिए आप, 27 तक जो है हमारे थोड़े सेक्शंस लेंदी हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मैंने लैंड रेवेन्यू की वीडियोस डाली हैं, आप उनको भी देखिए, ठीक है। डीडीए की वीडियोस डाली, वो एक वीडियो ख़राब हो गई थी, उसमें कुछ आवाज़ सही नहीं थी, तो इसलिए दोबारा एक और वीडियो डाली पूरे ही चैप्टर 2 की, ठीक है ना। उसको आप सुनिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, उसका लिंक डाल देता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें, मतलब ज्वाइन करिए। लाइव क्लास होती है डेली 3 से 5, ठीक है ना। 10:30 बजे भी होती थी, लेकिन बच्चे कम ज्वाइन कर पाते हैं, तो इसलिए अभी मैंने 3 से 5 कर दिया है। उसमें मैं जीएस के क्वेश्चंस भी लेता हूँ, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, प्लस आपका लॉ तो चलता ही चलता है। उस लाइव क्लास में मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन में, 1 से 2 दिन में हमारा डीडी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आज चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया, उसमें 27 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। 600 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, लगभग ऑलमोस्ट मैंने 3 दिन से 10-10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ डेली। 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे, और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं आपको सारा मतलब पूरे लॉज जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सारे लॉज की वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और आपको और बेहतर कंटेंट चाहिए तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी कोई डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे आके लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लॉ में कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके देन, ध्यान से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा आपका। बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, लॉ की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, सेक्शंस को याद करोगे, लिख कर देखोगे, ठीक है ना, तभी आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। 120 में मैंने कल भी बताया था, 120 में 80 कट ऑफ गई थी,